गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट में टॉपिक चल रहा था द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। 11 मार्च 1897 में बना पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफी इसके सेक्शन कवर कर लिए थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें ये 22, 23 कवर कर लिए थे। 22 था कि कोई रूल अगर आपने बनाया लेकिन उसका रिस्पेक्टिव सेक्शन या एक्ट अभी इन्फोर्स नहीं हुआ, कमेंस नहीं हुआ, तो वो रूल की भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आप रूल फ्रेम करते हैं, रूल क्यों बनते हैं, बायलॉज क्यों बनते हैं, एक्ट की चीज़ों को उनके सेक्शन पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए। जब वो रूल बना दिया पर वो एक्ट का सेक्शन ही नहीं कमेंस हुआ, इफ एनफोर्स नहीं हुआ, तो वो रूल तब तक कोई मीनिंग नहीं रखता। वो एनफोर्स तब होगा जब वो सेक्शन, वो एक्ट जो है जिससे रिलेटेड रूल है वो एनफोर्स होगा, नहीं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा रूल तब तक। ओके, नेक्स्ट 23 पढ़ लिया। प्रोविजन एप्लीकेशन टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉ आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। तो मैंने बताया था रूल्स लॉज बनाने का क्या प्रोसीजर होता है। जो सरकार की एक्सपर्ट कमेटी है, सबसे पहले वो एक ड्राफ्ट बना के पब्लिक से सजेशन मांगती है कि लोग सजेशन दें। लोग अपने सजेशन देते हैं तो वो अथॉरिटी, वो कमेटी उस सजेशन को एंटरटेन करती है, ठीक है, उसको पढ़ती है, फिर उसके बाद उसको फाइनल जो है ड्राफ्ट है उसे थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत है एडिट करके फाइनली तैयार करके हमारे पार्लियामेंट में पेश करती है, जहां पार्लियामेंटेरियन उसे क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं, कंसेंट देते हैं। फिर लोगों को ऑब्जेक्शन के लिए उससे पहले ऑब्जेक्शन के लिए भी कॉल किया जा सकता है। जैसे फाइनल ड्राफ्ट बनाया, सजेशन के बाद लोगों से एक बार ऑब्जेक्शन और ले लो अगर उनको डाउट है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में साइन करवाओ, अप्रूव करवाओ, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के साइन करवाओ, तो बस वो लॉ ऑफ लैंड बन गया। उसे ऑफिशियल गजट में दोबारा से पब्लिश कर दो। कमेंस कब से होगा बताया था कि जो डेट लिखी है इस डेट से कमेंस होगा, नोटिफिकेशन में वो डेट से कमेंस होगा। नहीं लिखी तो प्रेसिडेंट के साइन होते ही वो समझो कमेंस है। गवर्नर जनरल के साइन 26 जनवरी 50 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ लेजिस्लेचर था, वो पूरी पावर रखता था लॉ बनाने की, और गवर्नर इन काउंसिल था, वो कमेटी के थ्रू डिसीजन लेता था, ठीक। तो वो भी सारे इंडिया के लॉ थे जो 15 अगस्त 1947 से के बाद और 26 जनवरी 50 बिटवीन गवर्नर जनरल के साइन से बने। उसके बाद तो लॉ ऑफ पार्लियामेंट बनने लगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन, लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव हो गए, तो वो अपने लॉ ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से प्रोसीजर है इसे बनाने का। ओके, कॉन्टिन्यूशन ऑफ ऑर्डर एटसेट्रा इशूड अंडर एनेक्टमेंट रिपील्ड एंड रीएक्टेड। तो ये हमने पढ़ लिया था कि अगर मान लो कोई एक्ट रिपील हो गया है, सेक्शन 24, कोई एक्ट रिपील हो गया है, तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स एटसेट्रा इशूड अंडर एनेक्टमेंट, एनेक्टमेंट यानी कोई भी एक्ट है रिपील्ड एंड री एनेक्टेड, कोई रिवाइव हो जाता है, कोई नहीं रिवाइव होता, दोबारा उसके अगेंस्ट कोई नया लॉ ले आते हैं, कई बार नहीं भी लाते। कोई एक्ट रिपील हो गया तो जो उसके ऑर्डर थे उस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई पनिशमेंट थी, कोई रिवॉर्ड था, वो कंटिन्यू रहेगा। पुराना एक्ट 56 रिपील हो गया पर उसकी कॉन्ट्रावेंशन में किसी को जेल होगी 10 साल, तो वो जेल रहेगी बनी, इम्प्राइजनमेंट खत्म नहीं होगी, वो एक्ट रिपील होने के बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। नए रूल किसी मैटर को कवर नहीं करते। मान लो कोई एक्ट 56 खत्म हुआ, उसकी जगह क्या आ गया 2013, पर कोई मैटर है जैसे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मैटर है, वो नए एक्ट में अभी इन्फोर्स नहीं हुआ, कमेंस नहीं हुआ वो सेक्शन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पुराने एक्ट वाले सेक्शन ही इफेक्टिव रहेंगे। वो मैटर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए तो पुराने लॉ में जो मैटर है वही कंटिन्यू रहेगा। जैसे कंपनी एक्ट आया तो कैपिटल रिडक्शन, अब जो सेक्शन 66 है, पहले वो 100 सेक्शन में कवर था कैपिटल रिडक्शन, तो 66 अभी कमेंस मतलब इन्फोर्स नहीं हुआ था, तो उससे पहले अगर कैपिटल रिडक्शन की कोई जरूरत पड़ी थी तो वो किसके अकॉर्डिंग 56 वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हो रहा था।
क्लियर। तो कहने का मतलब अपने को यह देखना पड़ेगा कि जब तक कोई सेक्शन नए रिवाइव्ड एक्ट का इन्फोर्स नहीं होता, उस मैटर से रिलेटेड पुराने एक्ट के जो सेक्शन में लिखा है वो मैटर कंटिन्यू हो जाएगा, ओल्ड एक्ट वाला रूल ही फॉलो कर लिया जाएगा। क्लियर। ये कह रहा है सपोज ऑर्डर ऑफ कोर्ट पास्ड इन ईयर 2012 दैट राम कांट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। अब 2013 एक्ट आ गया जो 14 में इन्फोर्स हुआ, तो जब तक कि नए एक्ट में मेंशन ना हो कि ओल्ड एक्ट के ऑर्डर खत्म कर दिए जाएं, बेकार हो जाएं, वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे, तब तक माना जाएगा पुराने एक्ट के वो रूल कॉरस्पॉन्डिंग नए में भी फॉलो होंगे, वो ऑर्डर माने जाएंगे। कंपनी एक्ट 56 के कोई कॉन्ट्रावेंशन की रूल की, कोर्ट का ऑर्डर 2012 में आया, तब तक कंपनी एक्ट 56 इन्फोर्स था। 2012 में कोर्ट का ऑर्डर आया कि ये आदमी जो है कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, 10 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बार्ड कर दिया। अब उसके बाद 13 एक्ट आ गया, वो रिपील हो गया। 56-14 में नया एक्ट 1 अप्रैल 14 से इफेक्टिव हो गया। अब वो जो ऑर्डर है 10 साल की, उसको पनिशमेंट है, बार्ड किया गया है 10 साल तक डायरेक्टर बनने के लिए, तो वो एज इट इज कंटिन्यू करेगा। सेक्शन 6 के अंदर, 6A के अंदर इसकी बात की थी अपन ने, वो कंटिन्यू होगा। यानी अब भी वो 10 साल तक डायरेक्टर जो है वो पीरियड देखा जाएगा, नहीं बन सकता। हाँ, अगर नए एक्ट में लिख दिया जाए कि पुराने एक्ट के ऑर्डर जो हैं वो क्या है, नल कर दो, नलिफाई कर दो, हैव नो इफेक्ट, उनको खत्म। जब तक ये न्यू एक्ट में ना लिखा जाए तो समझो पुराने एक्ट के वो जो पेनल्टीज हैं, ऑर्डर हैं, वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, वो कंटिन्यू होंगे। तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते 10 साल तक, पुराने एक्ट के अंडर तुम्हें पनिशमेंट की मिली, अब नए एक्ट के बाद भी वो ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। जब तक कि नए एक्ट में स्पेसिफिकली उसके रिगार्डिंग कुछ ना लिख दिया जाए, वो कंटिन्यू रहेगा। तो एग्जांपल भी दे रहा है, ऑर्डर ऑफ लॉ है पुराने एक्ट के अंडर जो रिपील हो गया है, ठीक है, तो इफ दैट रिपील लॉ इज रिवाइव्ड, जैसे कि कंपनी एक्ट रिवाइव हो गया अगेन, देन ऑल्सो ऑर्डर अंडर रिपील लॉ विल एग्जिस्ट, कह दिया वो पुराने ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे। सपोज सम ऑर्डर वाज पास्ड अंडर कंपनी एक्ट 56 When that act was existed, जब वो 56 एग्जिस्ट करता था, जैसे ये डायरेक्टर वाला केस बताया, ऑर्डर वो कंटिन्यू होएगा, चाहे कंपनी एक्ट 2013 में रिवाइव हो गया, 14 में इन्फोर्स हो गया, तब भी जो ऑर्डर है पुराने एक्ट का कंटिन्यू होगा, जब तक कि न्यू एक्ट में पुराने ऑर्डर को कैंसिल करने की बात ना लिख दी जाए। पुराने ऑर्डर, पुराना जो भी पनिशमेंट है वो कंटिन्यू रहेगी। प्रोसीडिंग चल रही है पुराने एक्ट में कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन, वो भी कंटिन्यू रहेगी। ये था सेक्शन 24, कुछ कुछ पढ़ चुके थे। सेक्शन 25 क्या, रिकवरी ऑफ फाइन, ऐसा है, इसमें इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो अप्लाई होंगे। कई बार कुछ एक्ट में रिकवरी ऑफ फाइन की बात लिखी होती है, लेकिन हाउ द फाइन कैन बी रिकवर्ड ये नहीं लिखा। तो ये कह रहा है जी उसके लिए जो एक्शन लेना है इंडियन पेनल कोड का या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो वो क्या है, एज इट इज एप्लीकेबल है। किसी भी लॉ पे रिकवरी ऑफ फाइन का प्रोसीजर मेंशन नहीं है, तो समझो वो इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर को सपोर्ट ले सकता है। जैसे मान लो कि किसी जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइन कलेक्ट करना है, कोई पेनल्टी दे नहीं रहा, तो आप जैसे इसमें प्रोसीजर लिखा है कि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट है, इट कैन बी रिकवर्ड थ्रू पुलिस एक्शन, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी। आप एक ऑथराइज पर्सन हैं, अथॉरिटी हैं, ऑफिसर हैं, आपको वो फाइन पेनल्टी रिकवर करना है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करो कैसे करके हमें पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, वरना पता लगे अंदर ही बांध लें हमें, हम रिकवरी करने जाएं, तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। आपके एक्ट के अंदर रिकवरी ऑफ फाइन लिखा है लेकिन उसका प्रोसीजर नहीं लिखा, तो ये इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आया या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाला प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। यानी दूसरे लॉ में भी इनके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पैसा कलेक्ट होता है पुलिस एक्शन लेके, जैसे भी, तो वैसे आप भी हेल्प ले सकते हो, प्रोटेक्शन लेके आप पुलिस की पैसा रिकवर कर सकते हो। तो बता रहे हैं इंडियन पेनल कोड में और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो इस तरह का वारंट इशू करना फाइन कलेक्शन के लिए, वरना अरेस्ट वारंट कटवाना, वो सारे प्रोसीजर जो हैं वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या
इंडियन पेनल कोड के लग जाएंगे। तो बता रहे हैं अगर कोई आदमी फाइन देने में अनेबल है, कोई एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन करता है, फाइन लगा, फाइन देने में अनेबल है, देन इट विल बी कवर्ड अंडर द प्रोसीजर ऑफ प्रोविजन ऑफ आईपीसी और सीपीसी में कवर होगा। जनरल क्लॉजेज एक्ट कोई प्रोसीजर नहीं बताता फाइन कलेक्ट करने का, वो कहता है जी प्रोसीजर कौन सा लगेगा, इंडियन पेनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। जैसे फाइन कलेक्ट होता है, वारंट काटा जाता है अगर नहीं पे करता, अरेस्ट वारंट, वो सारा प्रोसीजर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जाया जाता है, प्रॉपर्टी अटैच करना, और वो सब कुछ वैसे ही है जो इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आप कर सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कलेक्ट करना है तो प्रोसीजर इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, तो आप वही क्लॉजेज एक्ट कहता है आईपीसी और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप भी कलेक्ट कर सकते हो, ना देने पे कोर्ट के थ्रू वारंट कटवा सकते हो, अरेस्ट वारंट, वो सब कुछ है। ठीक। सेक्शन 26 यानी कल को अगर ये आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जा रहे हो और वो आपको पीट दें या कुछ, तो आप उस पर पुलिस केस बना सकते हैं ना। कल को पुलिस ये नहीं कहेगी कि तुम किस एक्ट में कलेक्ट कर रहे हो, तुम्हें कौन सी पावर है ऐसे बंदे के घर में जाके पैसे रिकवर करने की। तो आप बताओ ना, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोसीजर के अंडर ही हम ये कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारे लॉ में नहीं लिखा हाउ टू कलेक्ट, तो हम आईपीसी और सीआरपीसी के थ्रू कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 26 प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट। ये सेक्शन 26 में कहता है कि प्रोविजन एज टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एक्ट या एनेक्टमेंट, 2 या उससे ज्यादा एक्ट में आपने, मान लो कोई आपने मिस्टेक कर दी, ब्रीच ऑफ लॉ 2 हो गए इकट्ठे, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है ना, तो आपको कहता है जी एक ही गलती 2 एक्ट के अंदर कवर हो गई, दोनों एक्ट में पनिशमेंट है। मान लो एक एक्ट है एक्ट नंबर 1 और एक एक्ट है एक्ट नंबर 2, दोनों में क्या है 10 साल की जेल है, 10 साल। गलती एक की 2 एक्ट में कवर होगी तो क्या 20 मिलेगी दोनों मिला के? नहीं, टोटल 10 ईयर की मिलेगी। ऐसा नहीं होगा सम अप नहीं करना दोनों को, बस वो मिला के क्या है एक सजा मिलेगी। जैसे मान लो कोई पैसा ले आए आप छिपा के, फॉरेन करेंसी, फैम एक्ट में भी फंस गए, फैम एक्ट कहता है करेंसी लिमिट से ज्यादा ला नहीं सकते आप, उधर से इनकम टैक्स में भी फंस गए, टैक्स चोरी में, दोनों में पनिशमेंट मान लो 5 साल है, तो 5 और 5 मिला के 10 नहीं मिलेगी, 5 ही मिलेगी। क्लियर? कोई गलती तो एक है ना, पैसा हाइड आउट किया आपने, गलती एक है लेकिन वो 2 लॉ में कवर होगी, दोनों की पनिशमेंट है जो वो जोड़ के नहीं मिलेगी, अवॉर्ड होगी, वो दोनों मिला के सम अप नहीं करना, एक आपको अवॉर्ड होगी 5 ईयर, वो कह रहा है। तो कोई ऑफेंस किया आपने, कोई गलती होगी, ओमिशन होगी आपसे, 2 लॉ में कवर है वॉयलेशन वो, तो आपको दोनों मिला के डबल सजा नहीं मिलेगी, दोनों मिला के एक क्राइम की 2 सजा नहीं, एक क्राइम चाहे 2 एक्ट में गलत हो गया पर पनिशमेंट एक मिलेगी। ठीक है, ये है। सेम क्राइम के लिए 2 बार स्यू नहीं किया जा सकता, उसे कहता है ही शुड बी पनिश और पेनलाइज ओनली वंस फॉर अ क्राइम। क्राइम एक है, 2 एक्ट में कवर हो गया चाहे तो पनिशमेंट एक मिलेगी उसे। ठीक है, ये चीज है। सेक्शन 26 कह रहा था, ओके, 2 एक्ट में कवर है तो सजा एक मिलेगी। सेक्शन 26 सेक्शन 27 मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। सेक्शन 27 मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। अब कई जगह लिखा होता है ना कि नोटिस टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, तो वो सर्व बाय पोस्ट का मतलब क्या है? कहता है जी अगर आपने प्रॉपर एड्रेस लिख दिया है, एड्रेसी का, रेसिपिएंट का एड्रेस लिख दिया है उस पर प्रॉपर, प्री पेइंग है, यानी कि वो जो उसके ऊपर टिकट लगने हैं, पोस्टल स्टैंप वो लगा दिए, पोस्टल स्टैंप एफिक्स्ड हैं, उस पर टिकट विकेट जो खर्चा है वो आपने दे दिया है, प्लस पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अब कई बार रहता है इसमें एडी भी होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, जरूरी नहीं है। जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है किसी भी लॉ में लिखा है ना सर्विस बाय पोस्ट,
तो सर्विस बाय पोस्ट मान लिया जाएगा। अगर रेसिपिएंट का आपने प्रॉपर एड्रेस लिखा है, टिकट वगैरह उसकी पे कर दी, क्योंकि अगर बिना टिकट होगा तो वो आगे पोस्ट ऑफिस डिलीवरी ना करेगा, तो उस पर जो टिकट स्टैंप लगनी है, पोस्टल टिकट वगैरह, उसकी पेमेंट हो गई है और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दी। स्पीड पोस्ट नहीं कह रहा, स्पीड पोस्ट जरूरी नहीं है, क्या करवा दो, रजिस्टर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में कई बार पैसे ज्यादा लगते हैं, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दो। एक्नॉलेजमेंट जरूरी नहीं। हाँ, इफ any law specify that notice is to be served by registered post with acknowledgement, AD मेंशन है, एक्नॉलेजमेंट की बात मेंशन है। वो ना एक जब आप पोस्ट भेजते हो तो उसके साथ एक पोस्ट कार्ड साइज एक एक्नॉलेजमेंट अटैच हो जाती है। वो सामने वाले के पास जब पोस्ट मैन लेके जाता है तो वो एक्नॉलेजमेंट पे साइन करवा के ला के जो सेंडर है उसको दे देता है कि ये लो जी, वो लेटर आपका डिलीवर हो गया, ये देखो ये रेसिपिएंट के साइन है और ये लो एक्नॉलेजमेंट। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू होती है ये जरूरी नहीं है आपको बस पोस्ट कर देना, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको रूटीन में वो डिलीवर कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। जैसे वो कंपनी करती है, सेक्शन 101 कहता है नोटिस दो पब्लिक को 21 क्लियर डेज, तो आपको वो लेटर पकड़ाना है पोस्ट ऑफिस में रूटीन के अंदर, आपने दे दिया, उन्होंने रख लिया, एड्रेस है, पेमेंट हो गई है, रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दिया, आपका काम खत्म हो गया बस। अब वो पोस्ट ऑफिस में अगर गुम हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लायबल नहीं है, आपने रूटीन के अंदर अपना काम कर दिया है। तो कोई एक्नॉलेजमेंट साथ में अटैच करना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ किसी एक्ट में लिखा है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, AD, तो वो अगर ऐसा एक्नॉलेजमेंट ड्यू लेनी है फिर ठीक है, फिर तो वो सिर्फ पोस्ट होने से कुछ नहीं होता, साथ में एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप अटैच करो जिसके पैसे भी लगते हैं, सामने वाले से साइन करवा के पोस्टमैन आपको ला के देगा। तो वो लिखा है तो, वरना इतना काफ़ी है। कुछ नहीं लिखा, लॉ में लिखा है सर्विस बाय पोस्ट, तो प्रॉपर एड्रेस हो, पेमेंट हुई हो टिकट वगैरह स्टैंप की, और रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दो, तो समझो क्या है, आपने सही पोस्ट कर दिया है। तो कह रहा है कोई भी सेंट्रल रेगुलेशन कोई डॉक्यूमेंट सर्व बाय पोस्ट कहता है जब तक कि कोई अलग इंटेंशन ना हो। मान लो किसी लॉ में स्पीड पोस्ट वर्ड है तो भैया वो करवाना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट भी लगाने की जरूरत है, लिखा है तो वो लगानी पड़ेगी एक्नॉलेजमेंट ड्यू साथ में। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है रजिस्टर्ड बाय पोस्ट कर दो, टिकट प्रॉपर स्टैंप लगा दो, ठीक है, और प्रॉपर एड्रेस हो सामने वाले एड्रेस ही का, ठीक है, लिख दिया, और रूटीन कोर्स के अंदर आपने जो है लेटर डिलीवर कर दिया पोस्टल डिपार्टमेंट को आगे भेजने के लिए, तो आपका काम खत्म हो गया। आप अब वो गुम हो कुछ हो, आप लायबल नहीं, आपने अपनी ओर से वो बाय पोस्ट भेज दिया है, समझो। वो कह रहा है कि कोई भी लेटर है जो कंटेनिंग डॉक्यूमेंट है उसमें जब तक कि अलग प्रूव ना हो जाए, तो जैसे ही पोस्ट ऑफिस को दिया तो समझो आपने मान लो डिलीवर कर दिया, वो नोटिस सेंड कर दिया प्रॉपरली, आप लायबल नहीं है। नीचे बता रहा है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा के केस में नोटिस रिक्वायर्ड था, उसमें लिखा था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। ये ना, ये देखो लिखा होता है भीमसेन वाले केस में, भीमसेन मखीजा, और ये केस है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा। इस केस में साथ में क्या लिखा है लास्ट में, यहां पे AIR 1994 दिल्ली, ठीक है, और 181। तो ये होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट, ऑल इंडिया रिपोर्ट। ये ईयर कब का केस है, 94। कहां का केस है, दिल्ली का। यहां पे दिल्ली की जगह SC यानी सुप्रीम कोर्ट, HC मीन्स हाई कोर्ट, ऐसे भी हो सकता है। और कौन से पेज पे है, पेज नंबर 181, ढूंढना आसान हो जाएगा। यानी ये जितने भी केस होते हैं ना, सबकी बुक्स बन के वकीलों के पास देखो बाइंड हुई बुक्स पड़ी होती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के केस हैं, IPC के केस हैं, तो वो क्या है, रिकॉर्ड होता रहता है, सारी जजमेंट रिकॉर्ड, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में काम आए। तो इसलिए लिखा होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट्स तैयार होती है। AIR मीन्स ऑल इंडिया रिपोर्ट्स, कौन से साल की है, कौन सी कोर्ट की है, दिल्ली हाई कोर्ट की है। SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट, HC मीन्स हाई कोर्ट, और पेज नंबर उसका कौन सा है, कहाँ रिपोर्ट में
कौन सी जगह पे मिलेगा ये केस, आप उसकी डिटेल देखना चाहें देख सकते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, मैंने तो वैसे बता दिया नॉलेज के लिए, इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। चलो, तो ये यूनियन बैंक कमर्शियल बैंक ऑफ भीमसेन वखीजा के केस में नोटिस रिक्वायर्ड था स्टैच्यूटरी रूल के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एक्नॉलेजमेंट ड्यू का था इसमें लिखा हुआ। अब उस एक्ट में लिखा था एक्नॉलेजमेंट ड्यू हो, रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली वर्ड नहीं था, एक्नॉलेजमेंट ड्यू साथ में था, एडी। तो कहता है protection of presumption regarding service of notice under registered post under this section of act neither tenable not based upon sound exposition of law। कहता है सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दिया आपने तो ये सही नहीं है, ये डिसीजन आपका टेनेबल नहीं है। जब उस एक्ट में लिख दिया कि रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एडी लगाओ साथ में, वो पोस्ट कार्ड टाइप अटैच होता है, पैसे लगते हैं 5-6 रुपये उसके, भाई उस पर साइन हो के आते हैं रेसिपिएंट के कि हाँ मुझे पार्सल मिल गया, फिर वो पोस्टमैन वो एडी ले आता है और इधर आके सेंडर को पकड़ा देता है, तो एक सबूत बन जाता है कि वहाँ डिलीवर हो गया। तो वो कह रहा है एक्नॉलेजमेंट ड्यू यानी एडी अटैच करनी थी और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दी, एडी नहीं लगाई, तो ये गलत है, ये सर्विस ऑफ नोटिस का सही तरीका नहीं है क्योंकि उस लॉ में स्पेसिफाई था। अब ये कह रहा है जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह का केस है, जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह, ऑल इंडिया रिपोर्ट 92 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 1604 पेज पे देख लेना। चलो, इट वाज हेल्ड दैट वेयर अ नोटिस इज सेंट टू द लैंडलॉर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, सेम इज रिटर्न बाय द टेनेंट, ठीक है, विद द एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, इट विल बी प्रिज्यूम दैट नोटिस हैज बीन सर्व्ड। सीधी बात, आपने प्रॉपर एड्रेस लिख के पेमेंट दे के रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दी, सामने वाले के पास पहुंच गया, सामने वाले ने लेने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो कल को आप कह सकते हो कि मैंने तो सही पोस्ट कर दिया, मैंने नोटिस दे दिया। जैसे मान लो मालिक, एक रूल है आपस में एग्रीमेंट में कि मालिक 1 महीना एडवांस नोटिस देगा किराएदार को खाली करवाने का, फिर खाली करवा सकता है, तो मालिक ने वो नोटिस भेजा है महीना पहले, किराएदार समझ गया खाली करवाने का नोटिस, वो लेटर ही नहीं एक्सेप्ट करता, पोस्टमैन देने को तैयार खड़ा है, वो ले ही नहीं रहा, तो कल को लैंडलॉर्ड कह सकता है कि मैंने अपनी तरफ से विद इन टाइम नोटिस ऑफ वैकेंसी जो है वो मैंने उसको क्या है सर्व कर दिया, तो कोर्ट में कह सकता है जैसा आप खाली करवाओ, सही कह रहा। नेक्स्ट, सेक्शन 28 साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट, देखो साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट सेक्शन 28 क्या कह रहा है। साइटेशन का मतलब होता है रेफरेंस, आप कोई और लॉ की रेफरेंस दे देते हैं जगह जगह, तो वही कह रहा है, तो कभी कभी किसी लॉ के अंदर किसी और लॉ का रेफरेंस दे दिया जाता है। साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट बता रहा है कोटिंग समथिंग और गिविंग रेफरेंस ऑफ समथिंग। कई बार आप स्टार लगा देते हो, कोई वर्डिंग लिख रहे हो, आप कोई वर्डिंग लिखते लिखते मान लो कोई वर्डिंग लिख रहे हो, आप कोई वर्डिंग लिख रहे हो, उसके साथ आपने स्टार लगा के स्टार में लिख दिया कि इस चीज का मीनिंग इस एक्ट में देख लो, होता है ना स्टार लगा के, तो वो कह रहा है कि आप किसी और एक्ट का रेफरेंस दे सकते हो किसी और लॉ के अंदर, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो आपको डिफरेंट वोटिंग राइट शेयर इशू करने हैं, 43 सेक्शन में कवर होता है ना, 43(1) में क्या डिफरेंट वोटिंग राइट शेयर 74% इशू कर सकते हैं, वहां लिखा है। वहां पे कुछ कंडीशन लगा दी उन्होंने कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर इशू करना है कि यू हैव नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिवेंचर, ऐसे, तो वहां लिख दिया नो डिफॉल्ट या नो पेनल्टी अंडर फैमा एक्ट। अब फैमा एक्ट पूरा वहां थोड़ी चिपकाना है, बस लिख दिया ना फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो वो कह रहा है जी उसका कोई कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो। अब फेमा एक्ट में देख लो क्या कॉन्ट्रावेंशन है कि लिमिट से ज़्यादा करेंसी लाना, छिपा के लाना, वो सब, वो जो कॉन्ट्रावेंशन है फेमा एक्ट की अगर आपने की तो आप क्या है उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप डीवीआर आपकी कंपनी इशू नहीं कर सकती डिफरेंट वोटिंग राइट शेयर। तो वो रेफरेंस दे दिया गया कि फेमा एक्ट में कोई एक्शन ना हुआ हो, एससीआर एक्ट में कभी आपने ब्रीच ना किया हो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 लिख दिया जाता है ना रेफरेंस आपने, ठीक है। तो वो सारी बात है कि आप किसी एक्ट को लिखते वक्त किसी और एक्ट का शॉर्ट टाइटल दे देते हो, फेमा एक्ट लिख दिया हो जैसे,
ठीक है, शॉर्ट टाइटल दे देते हो तो कभी कभी ऐसा रेफरेंस दे देना से मतलब उसका मीनिंग दूसरे एक्ट से ले लिया जाए। तो किसी पैराग्राफ पे स्टार लगा के नीचे नोट दे देते हो तो उसका मतलब भी यही है। आप साइटेशन कर रहे हो किसी और लॉ का रेफरेंस तो वो यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने डिफरेंट वोटिंग राइट वाले में बताया कि आपने कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो SCR एक्ट का, आपने कॉन्ट्रावेंशन ना किया हो फेमा एक्ट का, तो फेमा एक्ट में क्या है, क्या रूल्स हैं, उनके कॉन्ट्रावेंशन अगर किए कोई भी कॉन्ट्रावेंशन तो आप DVR नहीं इशू कर पाएंगे। कहने का मतलब ऐसे रेफरेंस, ऐसे साइटेशन दिए जाते हैं। यही दोबारा से लिख रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइटेशन ऑफ पोर्शन ऑफ अनदर एनेक्टमेंट, दूसरे एक्ट का रेफरेंस यूज किया जा सकता है, कुछ पोर्शन यूज किया जा सकता है, ठीक है ना, ये वर्ड दूसरे एक्ट के यूज किए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये कह रहा है कि वाइल राइटिंग द ड्राफ्ट ऑफ एनी लॉ, कोई लॉ बना रहे थे, सम टाइम सम वर्ड्स आर यूज, द मीनिंग ऑफ सच वर्ड रेफर्ड किसी अदर एक्ट में होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है, इफ वर्ड कंपनी इज यूज्ड अंडर सेबी एक्ट, सेबी एक्ट के अंडर कंपनी वर्ड यूज हुआ, and it is referred a company covered under section 2 clause 20 of company act 13, तो वो रेफरेंस दे दिया कि सेबी एक्ट में कंपनी वर्ड यूज हुआ तो वहां रेफरेंस दे दिया कि कंपनी मींस कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो यस ऐसा होता है। अब वहां कंपनी का मीनिंग बने बहुत बड़ा, इसकी बजाय रेफरेंस दे दी कि उस एक्ट से रेफरेंस ले लो, तो वो मीनिंग ले लिया जाना चाहिए। तो ये साइटेशन ऑफ एनेक्टमेंट है। एक मैंने DVR फेमा एक्ट का भी दे दिया, एक यहाँ पे सेबी एक्ट में कंपनी वर्ड यूज है तो कंपनी का मीनिंग 2 क्लोज 20 वाला है, वो बात याद दिला रहा है। ओके ठीक है, ये हो गया 28। तो 30 सेक्शन है, 29 एंड 30 पढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, पढ़ो। 29 सेविंग ऑफ प्रीवियस एनेक्टमेंट रूल्स और बायलॉ, कि कोई जो क्लोजेज एक्ट से पहले के लॉ हैं उन पे क्लोजेज एक्ट नॉर्मली नहीं लगता, नहीं उसका इफेक्ट आता क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड थे, ठीक है। तो आप अगर कहता है कि कोई सेक्शन अमेंड हुआ, ये कह रहा है मान लो कोई पुराने लॉ हैं, अब क्लोजेज एक्ट से पहले वो काम नहीं आते। हाँ, अगर 1868 के बाद के लॉ है लेकिन 1897 से पहले, तो कुछ डेफिनेशन 1868 और 1887 वाले क्लोजेज एक्ट की काम आएंगी। 1897 ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई पुराना प्रोविजन है, मान लो कोई सेक्शन है किसी एक्ट का 42, उसके अंदर 42A, 42B, 42C, 42D और 42E ये सब सेक्शन है, ये अमेंड हो गया, अमेंडेड, तो आप समझ लो जो पुराना सेक्शन 42 है वही चलेगा। ये तो ओल्ड वाले रूल पढ़े जाएंगे इनके, तो ओल्ड प्रोविजन विल प्रिवेल, पुराने रूल ही चलेंगे। बीच में अमेंड हुआ, इसमें अमेंडेड प्रोविजन इज टू बी कंसीडर्ड। सिंपल सी बात है, जो पुराने प्रोविजन है वो बदले नहीं है, जो बदल गया वो नए वाला पढ़ो अमेंडेड, बाकी जो पुराना है वही चलेगा, ठीक है ना। क्लोजेज एक्ट नया आ गया तो पुराने एक्ट की कुछ डेफिनेशन चल रही है ना, जो बदल दिया वो नए वाला और जो नहीं बदला वो पुराने वाला काम आ जाएगा, ठीक। ओल्ड लॉ है वो सेव्ड है, उसके रूल सेव्ड हैं, वो पुराने रूल टाइम टू टाइम चल जाएंगे, लेकिन कभी कभी उनमें कुछ अमेंड कर दिया जाता है, कुछ ऐड ऑन कर दिया जाता है, कुछ डिलीट कर दिया जाता है। जो अमेंड हो गया वो अमेंडेड पढ़ा जाए, बाकी रूल जो अमेंड नहीं हुए, डिलीट नहीं हुए, जिसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, वो पुराने रूल ही चलेंगे, वही पढ़े जाएं। अब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आ गया, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, तो भैया अमेंडमेंट एक्ट में तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट हैं, पूरा कंपनी एक्ट थोड़ी है वो तो अमेंडमेंट एक्ट है। कुछ कुछ सेक्शन में अमेंडमेंट आ गए, वो अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप अमेंडेड वाले सेक्शन पढ़ लो, बाकी जिसके बारे में कुछ नहीं आया वो पुराने एक्ट के चलेंगे ना, पिछले वाले चलेंगे, यानी उसको अपडेट नहीं किया गया है। जो अमेंडेड हो गए वो नए वाले, बाकी सब पुराने चलेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये सेव्ड हैं पुराने वाले। सेक्शन 29। सेक्शन 30 बात करता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू ऑर्डिनेंस, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू ऑर्डिनेंस। मेन ऑर्डिनेंस क्या है?
आपको पता है जो पार्लियामेंट के हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट का सेशन हर वक्त तो चलता नहीं, पार्लियामेंट में ही लॉ बनाए जाते हैं, सेंट्रल एक्ट। लेकिन पार्लियामेंट का सेशन जैसे कि मार्च में चला, फरवरी मार्च में, उसके बाद ये मानसून सेशन चला, वो भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद अब ये विंटर सेशन चलेगा। इस तरह से होते हैं ये कभी कभार 2-3 महीने बाद। तो जब वो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, सेशन चल रहा है, फिर तो लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट में दोनों हाउस में पास करवा के प्रेसिडेंट की सेंट के साथ बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लो मानसून सेशन खत्म हो गया, विंटर सेशन में अभी टाइम है, मानसून सेशन खत्म हो गया, विंटर सेशन में भी टाइम है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी लॉ इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। इमरजेंसी सिचुएशन है तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। एक्सपर्ट कमेटी एक ऑर्डिनेंस ले आती है, एक्सपर्ट कमेटी एक लॉ यानी ऑर्डिनेंस ले आती है, वो इन्फोर्स कर दिया जाता है। ये टेम्परेरी होता है, जो ये ऑर्डिनेंस है ना, ये कमेटी ले आएगी ऑर्डिनेंस, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। इसे अप्रूव कर दिया जाएगा जब भी नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का होगा, उसमें अप्रूव कर दिया जाएगा। फिलहाल ये टेम्परेरी है। टू बी अप्रूव्ड यानी एक्ट बनाया जाए फाइनल विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने। यानी कि आपने कोई इमरजेंसी, जैसे मान लो कोरोना चल रहा है और कोई आपको इसके रिगार्डिंग लॉ बनाना है, मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जैसे ऐसी कंप्लेंट आ रही है कि डॉक्टर लोग गलत तरीके से डील कर रहे हैं, गलत पैसे, आपने इससे रिलेटेड डॉक्टर को की जो एक तरह से लूट है वो कंट्रोल करने के लिए सरकार को लगता है इमरजेंसी सिचुएशन है, एक एक्ट लाना चाहिए कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल को ये पेशेंट एंटरटेन करना होगा, इससे ज़्यादा फीस नहीं होगी, ऐसे ऐसे कोई एक्ट लाना चाहते हैं। अब नया सेशन जो आएगा दिसंबर में आएगा, मान लो विंटर सेशन, अभी टाइम है 2-2.5 महीने, इस बीच इमरजेंसी सिचुएशन में एक ऑर्डिनेंस ले आओ इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड, ताकि एक बार अपना काम इसके थ्रू चल जाए। एक्सपर्ट कमेटी जो पार्लियामेंट की है वो बना देगी, लेकिन जब सेशन बैठेगा तो इसे फाइनल अप्रूव करके एक्ट बना दिया जाएगा। तो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशन में आता है कभी कभार, ठीक है, ये चीज है, क्योंकि इमरजेंसी में जरूरत है, सेशन जब होगा तब इसे फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। 6 महीने का टाइम होता है नॉर्मली इसे टेम्परेरी को अप्रूव करने के लिए, वरना ये ऑर्डिनेंस यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इनइफेक्टिव। इसे अप्रूव कराना जरूरी होता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में लाया जाता है। क्लियर? तो ये अपन ने पढ़ लिया था, कुछ डेफिनेशन भी पढ़ ली थी अपन ने। डेफिनेशन में 1-2 रह गई जो इंपॉर्टेंट थी, वो पढ़ ली थी। पेज नंबर 477 पे देख लो डेफिनेशन। एक्ट फर्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 3 में डेफिनेशन है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की सारी डेफिनेशन सेक्शन 3 में बताया था, और जनरल क्लॉजेज एक्ट के अलावा जितने भी एक्ट हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में डेफिनेशन सेक्शन 2 में होती हैं, इसके सेक्शन 3 में। तो पहली डेफिनेशन सेक्शन 3 क्लॉज 2 में दे रहा है एक्ट्स। यहां एक्ट का मतलब कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वाला एक्ट नहीं है। ये एक सिविल रॉन्ग, गलत काम करना, या एक ओमिशन, जो काम जरूरी था भूल गए, पोल्यूशन बनवाना था नहीं बनाया, तो ये भी क्या है, सिविल रॉन्ग है, चलान कट सकता है। आप कहते हो जी मैं भूल गया, तो भैया चलान हो सकता है। सिविल रॉन्ग, कुछ गलत करना या कुछ जरूरी था पर आप भूल गए, एक्ट वो वाला एक्ट है। कुछ परफॉर्मेंस करने वाला, गलत परफॉर्मेंस की या कुछ भूल गए, परफॉर्म नहीं किया, वो एक्ट है। ये वो वाला एक्ट नहीं है, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वाला एक्ट नहीं है। ये एक्ट का मतलब कोई ऑफेंस करना, सिविल रॉन्ग, उसके लिए यूज हुआ है। कुछ नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग है इसका, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस प्रोवाइड कर रहा है एक्ट। तो कह रहा है एक्ट यूज विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस, एक्ट वर्ड यूज हुआ है, तो ये वो एक्ट नहीं है। वो तो लिखा होगा जनरल क्लॉजेज एक्ट, कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कौन सा वो लिखा होगा। तो कहता है अगर एक्ट वर्ड यूज है तो एक्ट रेफरेंस जो यूज है टू एन ऑफेंस
और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट, कई सारे एक्ट हैं, कई सारे काम हैं। एंड वर्ड्स रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, इलीगल काम है वो भूल जाना, तो वो सब एक्ट में कवर है, यानी ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट, एफिडेविट बता दिया था, स्टैम्प पेपर के ऊपर एक डिक्लेरेशन है आपकी, कोई स्टैम्प पेपर पे डिक्लेरेशन दे रहे हो थ्रू कोर्ट को या किसी को, जैसे कोर्ट कहता है जी आप एफिडेविट दे दो, आप अपनी जो स्टेटमेंट दे रहे हो एफिडेविट पे दे दो, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एफिडेविट ले रहा है, या फिर यूनिवर्सिटी, जैसे आप कॉरेस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपसे क्या है कई बार एफिडेविट लेती है कि भाई एफिडेविट दे दे नो अदर कोर्स इज कंटिन्यूड, कि कोई और कोर्स कंटिन्यूड नहीं है। इस चीज़ का आपने वो कह रहा है कि नोटिस दे देना है आपने इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये बात करता है, ये सारी चीज़ें अपने को फॉलो करनी है। तो एक अच्छा एक्ट है, लॉ ऑफ ऑल लॉ कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये क्या है, जस्ट अ मिनट, कोई बात, जस्ट अ मिनट, वो क्यों बंद करी यार, उसको क्यों चलाया। तो ये एक्ट ऑफ ऑल एक्ट है, ये मीनिंग दे रहा है, डेफिनेशंस दे रहा है, जब जब हमें रिक्वायर्ड है तो ये सारी चीजें क्या है हमें प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट मिनट, ओके। तो अपन ने इसमें डेफिनेशन जो कल पढ़ी थी थोड़ा और उसी में ऐड कर रहे हैं कुछ डेफिनेशन हम, ठीक है। तो अपन ने इसमें एक्ट वर्ड और ऐड कर दिया है। एफिडेविट मीन्स जगह जगह कंपनी एक्ट में लिखा है एफिडेविट देना है, या किसी कोर्ट में एफिडेविट देना है, कोई स्टेटमेंट देनी है आपने, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बता रहा था यूनिवर्सिटी कह रही है कि नो अदर कोर्स इज कंटिन्यूड अंडर एनी अदर यूनिवर्सिटी, इस तरह का कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स के वक्त एफिडेविट लेती है, तो वो आप डिक्लेरेशन है जो स्टैम्प पेपर पे लीगल डॉक्यूमेंट पे दी जाती है, टिकट लगे होते हैं, स्टैम्प लगे होते हैं, आजकल ऑनलाइन आते हैं, तो उसके ऊपर ये एफिडेविट डिक्लेरेशन या अफर्मेशन आपको देनी है। सेंट्रल एक्ट का मीनिंग बता दिया था मैंने, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 सेंट्रल एक्ट का मीनिंग बता दिया था मैंने। सेंट्रल एक्ट वो सारे हैं जो डोमिनियन लेजिस्लेचर जो इंडिया में बनाए गए बिफोर 15 अगस्त 47 बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने इंडिया, यूके में नहीं, इंडिया के लिए बनाए गए, इंडिया में वो वाले एक्ट, और वो एक्ट जो 15 अगस्त 47 के बाद लेकिन 26 जनवरी 15 के बीच में बनाए गए। ये एक्ट में ऐसा था कि कुछ तो स्मॉल प्रोविंस थे, प्रोविंस चलते थे, प्रांत चलते थे, स्टेट का सिस्टम नहीं है, तो ये लॉ जो थे, लॉ या बाय बाय चीफ कमिश्नर, उस प्रोविंस का चीफ कमिश्नर बिठाया जाता था, वो लॉ बनाता था। और जो लार्ज वाले प्रोविंस थे, बड़े स्केल पे जो स्टेट थी, उसके लिए दो चीजें चलती थी, जनरल काउंसिल चलता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये तो क्या लेता था, काउंसिल की कमेटी की हेल्प लेता था, कोई भी लॉ बनाना है कमेटी की हेल्प से बनाता था, क्या, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, और एक था गवर्नर जनरल, ये लेजिस्लेचर में था, एक्टिंग इन लेजिस्लेचर कैपेसिटी। ये मैंने लास्ट पार्ट में बता दिया था
क्या था ब्रिटिशर्स के टाइम, पहले तो 47 से पहले जो रूल थे वो तो ब्रिटिशर्स ने बनाए, वो तो थे ही। कब से पहले? 15 अगस्त 1947 से पहले, वो भी इंडिया के लॉ हैं। जो 15 अगस्त देश आज़ाद होने के बाद जनवरी 50 कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले बने, वो छोटे प्रोविंस थे, वो चीफ कमिश्नर के अंडर थे, वो लॉ बना सकता था। जो बड़े प्रोविंस थे जैसे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, तो उसमें दो केस थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो कमेटी की हेल्प से सलाह लेके रूल बनाता था, एक गवर्नर जनरल जो किस कैपेसिटी में काम कर रहा था, लेजिस्लेचर। वो तो लॉ बना दिया उसने, वो लॉ है बस, उसके साइन हो गए तो मतलब क्या है, जैसे प्रेसिडेंट के हो गए वैसे, तो मतलब वो लॉ बनाने की पावर लेता था किसी सजेशन के बिना। और उसके बाद तो लॉ ऑफ पार्लियामेंट, लॉ ऑफ पार्लियामेंट बने कब? ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। उसके बाद तो वो तो हमारा पार्लियामेंट बना रहा है। इस बीच मैंने बताया था सी एक्ट बना था 1949 में। इसके बीच कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाइनल किया गया आपको जी, वो तो 72 में था, लेकिन ऐसा था उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 72 में, लेकिन उसमें से सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से पार्टनरशिप एक्ट निकाल दिया गया, पार्टनरशिप के रूल और सेल ऑफ गुड्स के निकाल दिए, जो बचा उसे अप्रूव करके उसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर दिया गया है। तो अब भी 1872, पर यह अप्रूव किया गया था इस पीरियड के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है ना। तो ये सारे सेंट्रल एक्ट हैं, चाहे वो डोमिनियन लेजिस्लेचर थे यानी कि 47 से पहले, या 47 से 50 के बीच में प्रोविंशियल चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किए, या ज़्यादातर गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेचर कैपेसिटी या गवर्नर जनरल इन काउंसिल उन्होंने अप्रूव किए ये सारे। और 26 जनवरी 50 के बाद तो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, वो लॉ पार्लियामेंट बना रहा है। जैसे कंपनी एक्ट 56 बनाया था, जैसे LIC का एक्ट 1956 में बना, तो वो इनकम टैक्स एक्ट 61, तो वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है ही है। ये सारे सेंट्रल एक्ट हैं, क्लियर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चला स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसके थ्रू चलने लगा सारा सिस्टम। चलो, तो ये सारे सेंट्रल एक्ट हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट। स्टेट लॉ बनाते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना रही है, कोई वैट से रिलेटेड, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर कोई लोकल म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड कोई रूल बना रही है, स्टेट के एरिया में आता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। सारी पावर असेंबली के पास होती है, पार्लियामेंट के पास नहीं उस केस में। तो नॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाई इलेक्शन इलेक्ट होती है, प्लस स्टेट मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट ही पूरी पावर रखती है लॉ बनाने की। तो वो गवर्नमेंट है। उससे पहले क्या गवर्नमेंट थी बता चुका हूं। उससे पहले ये सारे काम छोटे प्रोविंस थे, छोटे प्रोविंस में चीफ कमिश्नर ही गवर्नमेंट था, वो सारे रूल बनाता था। और जो बड़े प्रोविंस थे उसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेचर कैपेसिटी, वही गवर्नमेंट थे, वही लॉ मेकर थे, वही लॉ बनाते थे। और 15 अगस्त 47 से पहले तो ब्रिटिश रूल, वॉइस रॉय वगैरह नहीं होते थे, सुना होगा पुरानी मूवीज में वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल, तो वो लोग क्या थे, वही गवर्नमेंट थे, वो जो लॉ बनाते थे अपनी कॉलोनी के लिए। तो इंडिया भी उनकी एक कॉलोनी थी, उनका राज था, तो वो ही लॉ जो थे उन्होंने बनाए, वो गवर्नमेंट ही थी हमारी वो, ठीक है ना, उसको गवर्नमेंट बोलते थे। 47 से 50 के बीच में तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल इन लेजिस्लेचर कैपेसिटी, उससे पहले तो ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स थे या उनके जो वाइसराय वगैरह थे वही गवर्नमेंट थे। और 1926 जनवरी 50 के बाद तो प्रेसिडेंट प्लस ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये है। जैसे यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाता है वही गवर्नमेंट है समझो। लेकिन दिल्ली है जैसे, या दिल्ली है या जम्मू कश्मीर है,
अब वो यूनियन टेरिटरी तो है पर उनको स्टेट की तरफ सीएम अपॉइंट करने की पावर है, तो वहां पे गवर्नमेंट का मतलब सीएम प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी बोलते हैं गवर्नर, अपनी स्टेट में गवर्नर वहां एलजी बोलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब प्लस जो केजरीवाल है सीएम है दिल्ली के, वो दोनों ही गवर्नमेंट है समझ लो वहां पे, ठीक है। वरना यूनियन टेरिटरी में तो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन दिल्ली जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होके प्रेसिडेंट भी इलेक्ट, अपना सीएम सेलेक्ट होता है, तो सीएम प्लस एडमिनिस्ट्रेटर जो उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गवर्नमेंट माना जाएगा। चलो कमेंसमेंट बता दिया, कब से कोई एक्ट कमेंस होगा, सेक्शन 3 क्लोज 13, जब से उस एक्ट के नोटिफिकेशन में लिखा होगा। जैसे कंपनी एक्ट का नोटिफिकेशन, कंपनी एक्ट तो पास हो गया था 2013 में, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया कि इट विल बी एनफोर्स या कमेंस कम्स इन ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 14, तो बस वो 1 अप्रैल 14 में इफेक्टिव हुआ, ये कह रहा है। डॉक्यूमेंट वर्ड का मीनिंग बता रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर लिखा वही है, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड मैटर रिटन एक्सप्रेस डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, पेपर पे लिखा हो या पेड़ के पत्ते पे लिखा हो या कपड़े के ऊपर लिखा हो। पुराने जमाने में ये पेपर नहीं होता था तो वो क्या करते थे, कपड़े के ऊपर लिखा करते थे, गोल गोल लपेटा होता था कपड़ा, कई बार पत्तों पे लिखा जाता था, संभाल के रखे जाते थे पत्ते। अब भी कई मंदिरों में पीपल के पत्तों पे राम राम लिख के लोग बालाजी के चढ़ाते हैं कैसे, तो वो पत्तों पे भी लिखते थे, पेपर नहीं था तो कपड़े पे लिखते थे। तो पेपर पे लिखा हो किसी भी सब्सटेंस पे, पेपर, कपड़े पे या पत्ते पे। तो रिटन है, एक्सप्रेस है, डिस्क्राइब्ड है, कोई भी मैटर जो है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर विच इज रिटन एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज पे लिखा है, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स। लेटर में लिखा है हिंदी इंग्लिश, या कोई मार्क्स, या फिर कोई ना कई बार फिगर बना दिए जाते हैं, कोई डायग्राम बना दिए जाते हैं, वो भी एक तरीका है। तो कहता है कोई फिगर लिखे हों, मार्क्स लिखे हों कोई, या लेटर लिखे हों, और बाय मोर देन वन और मोर मीन्स, ऐसा भी हो सकता है कुछ फिगर हों, कुछ लेटर लिखे हों, कुछ मार्क्स बनाए हों, वो यूज हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए उसका किसी भी सब्सटेंस पे रिटन हो सकता है, पत्ते पे, पेपर पे, कपड़े पे, बाय लेटर, बाय मार्क्स और बाय फिगर्स। तो वो क्या है, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एनी मैटर, तो वो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है। रिटन ओरल रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट मीन्स रिटन, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस पे हो, पेपर पे, पत्ते पे, या पेड़ के पत्ते पे, या कपड़े पे, ठीक है। मार्क्स लगाए हों, कोई फिगर लिखे हों, या कोई लेटर, या मिक्स मोर मीन हो सकते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द मैटर, दैट इज डॉक्यूमेंट। ये डेफिनेशन है। एनेक्टमेंट 319, एनेक्टमेंट मीन्स एक्ट और लॉ। एनेक्टमेंट बार बार वर्ड यूज हो ही रहा है, तो मीन्स लॉ और एक्ट के लिए एनेक्टमेंट यूज होता है। एक्चुअल में पहले वो बॉम्बे कोड, मद्रास कोड, वहां पे ये वर्ड यूज होना शुरू हुआ था पहले। चलो फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेक्शन 3 क्लोज 21। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वही है अप्रैल टू मार्च, ठीक। ओनली ईयर लिखा है तो कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो अप्रैल टू मार्च को कंसीडर किया जाए ईयर। गुड फेथ, सेक्शन 3 क्लोज 22, सेक्शन 3 क्लोज 22 गुड फेथ। बहुत से लॉ में ये वर्ड बार बार आता है गुड फेथ, लेकिन इसका मीनिंग नहीं आता, तो इसका मीनिंग किससे लिया जाए। सेक्शन 3 क्लोज 22 कहता है गुड फेथ का जो मीनिंग है वो लेना है आपने कहां से, इसका मतलब ऑनेस्टली कोई काम करो, ऑनेस्टली, विद नेग्लिजेंस और विदाउट नेग्लिजेंस, ऑनेस्टली काम किया आप। यू हैव टू प्रूव दैट दैट एक्ट हैज बीन डन ऑनेस्टली विदाउट एनी मल इंटेंशन। तो ये कह रहा है गुड फेथ का मतलब डीम टू बी डन इन गुड फेथ, कोई भी एक्ट गुड फेथ में मान लेंगे विच इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, जो कैसे किया गया है, ऑनेस्टली किया गया है, वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, चाहे वो लापरवाही में किया गया या केयर के साथ, पर वो नेग्लिजेंटली हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इरादा आपका गलत ना हो, ऑनेस्टी के साथ किया हो, ऑनेस्टली किया हो, तो समझो वो गुड फेथ है। अगर किसी एक्ट में गुड फेथ को डिफाइन कर दिया उसने, वही मीनिंग लेना है। अगर एक्ट में डिफाइन नहीं है तो मीनिंग क्लोजेज एक्ट वाला। मैंने यूज कैसे करना है बताया था, कोई डेफिनेशन है जैसे कंपनी एक्ट में दे दी उसने, शेयर की दे दी, डिवेंचर की दे दी, कंपनी की दे दी, ठीक है, वो वही यूज कर लो। बॉडी कॉर्पोरेट की दे दी, वही यूज होगा कंपनी एक्ट में। उसके किसी कंपनी एक्ट के नोटिफिकेशन में भी कोई वर्ड यूज है तो उस वर्ड का मीनिंग कंपनी एक्ट से ही लेना है।
ठीक है। या कई बार रेफरेंस, जैसे सिक्योरिटी का मीनिंग नहीं दिया, SCR एक्ट वाला ले लो, 2 क्लोज H वाला सिक्योरिटी का मीनिंग, वो कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का कोई रूल नहीं, इनकम टैक्स एक्ट वाला ले लो, ठीक है, वहां से रेफरेंस ले लो। डिजिटल सिग्नेचर का रेफरेंस कहता है IT एक्ट से ले लो, रेफरेंस दे देता है किसी एक्ट में तो रेफरेंस यूज करो। अगर उस एक्ट में डेफिनेशन नहीं है और किसी और एक्ट का रेफरेंस भी नहीं, तो किसकी हेल्प लो? क्लोजेज एक्ट की, जनरल क्लोजेज एक्ट GCA, इसका मीनिंग उठा लो। अगर कोई डेफिनेशन ऐसी या कोई वर्ड ऐसा है जो GCA में भी कवर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो फिर उसकी कॉमन पैरेलल्स थ्योरी जो मार्केट में उसका मीनिंग समझा जाता है वही मीनिंग लिया जाए। क्लियर? तो ये चीज है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों से है। जब भी गवर्नमेंट वर्ड लगे किसी एक्ट में, नहीं लिखा सेंट्रल स्टेट, तो दोनों गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल भी स्टेट भी गवर्नमेंट है। 3 क्लोज 23। 3 क्लोज 24 गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो 3 क्लोज 24। इमूवेबल प्रॉपर्टी 3 क्लोज 26 बता चुका हूं, लैंड और बेनिफिट अराइज फ्रॉम लैंड और एनीथिंग फास्टन्ड विद लैंड, जैसे प्लांट एंड मशीनरी जमीन पे फिट कर दी गई, सीमेंट लगा दिया, तो वो भी इमूवेबल है। लैंड पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो बिल्डिंग भी मूव नहीं हो सकती, वो भी इमूवेबल है। बेनिफिट अराइज फ्रॉम लैंड, जैसे पेड़ उगा है तो वो भी इमूवेबल है, वो मूव नहीं हो सकता। बट अगर उसे काट दिया गया, वो टिम्बर बन गया, देन इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर ये इमूवेबल नहीं है, फिर ये मूवेबल है। तो ये 2 क्वेश्चन भी थे, आपको मैंने एग्जाम्पल लेने को कहा था। रास्ता है आने जाने का कहीं, तो वो रास्ता भी क्या है? वो फिक्स है, वो वही रहेगा। वो रोड है, वो रास्ता, तो वो पाथ है, तो वो भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके। इम्प्राइजनमेंट का मतलब, इम्प्राइजनमेंट जो इंडियन पेनल कोड में जो इम्प्राइजनमेंट है, मीन जेल में रखना, बंद करना, उसे वही मीनिंग लिया जाए जो इंडियन पेनल कोड में। क्लोजेज एक्ट कोई इम्प्राइजनमेंट का मीनिंग नहीं बताता। तो 3 क्लोज 27 जेल मतलब वही जो मीनिंग इंडियन पेनल कोड में है। नेक्स्ट, इंडियन लॉ 329। इंडियन लॉ का मतलब कोई भी लॉ, चाहे इंडिपेंडेंस से पहले जितने भी लॉ बने वो सब इंडियन लॉ हैं। ब्रिटिशर्स ने बनाए इंडिया के लिए, यूके में बने वो नहीं, जो इंडिया में इंडियन कॉलोनी उनकी थी ये, ठीक है, कब्जा था उनका। तो इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस जितने भी 15 अगस्त 47 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले लॉ इंडिया में बनाए ब्रिटिशर्स ने, वो इंडियन लॉ हैं, सारे लॉ, ठीक है, वो सब इंडियन लॉ हैं। लॉ ऑफ प्रोविंस भी इंडियन लॉ है, वही 15 अगस्त 47 के बाद और 26 जनवरी 50 के बीच में, वही बताया ना, जो गवर्नर जनरल ने बनाए या चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किए, जो वो भी क्या है? इंडियन लॉ है। मंथ का मीनिंग 3 क्लोज 35। मंथ का मीनिंग कैलेंडर मंथ से, जेठ का महीना होता है जून के आसपास हिंदी वाला, कार्तिक, बैसाख, ठीक है, सावन, भादों का महीना होता है, वो नहीं देखने, वो महीने नहीं देखने अपने, ठीक है, अपने वो वाला महीना देखना है। कौन सा? जो कैलेंडर में है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो किसी भी लॉ में मंथ है तो मंथ का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। कैलेंडर मंथ है, ब्रिटिश कैलेंडर वाले मंथ हैं, हिंदू मंथ नहीं है जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, भादो, सावन, जेठ को। मूवेबल प्रॉपर्टी 3 क्लोज 36। जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है? मूवेबल है, बस इतना ही लिखा, जो इमूवेबल नहीं है। 3 क्लोज 36। ओथ 3 क्लोज 37। ओथ अफर्मेशन, डिक्लेरेशन देना, कोई अफर्मेशन, कोई डिक्लेरेशन देना कि यस इट इज ओके, इट इज करेक्ट। ओथ कोर्ट में गीता पे हाथ रख के ओथ होती है ना, वो शपथ लेते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हो तब भी वो सबके सामने बुलवाया जाता है, आपको पढ़ के सुनाने को कहा जाता है कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करूंगा, वो शपथ लेते हैं, दैट इज ओथ, ठीक है। ओथ, कसम कुसम खिलवाने की जरूरत नहीं है, नॉट स्वेरिंग, बस, ठीक है, जनरली वो डिक्लेरेशन दे देता है, अफर्मेशन के एवरीथिंग इज ओके, ट्रू एंड फेयर, ठीक है, आई विल फॉलो माई ड्यूटी, ऐसा करके। तो ओथ लेता है, शपथ लेता है, लेकिन ये कितनी अच्छी हैं आपको पता है, झूठी कस्में होती हैं। तो कहता है किसी कोर्ट के आगे, किसी मिनिस्ट्री के आगे मिनिस्टर ले रहा है, कुछ ऐसा। तो अफर्मेशन डिक्लेरेशन है किसी पर्सन की, ठीक है। ऑफेंस यानी क्राइम, समथिंग रॉन्ग, पनिशेबल है। ओमिशन कोई भी लॉ के अगेंस्ट है, दैट इज ऑफेंस। जैसे एक्ट वर्ड था तो अपने सेक्शन 32 के अंदर पढ़ा, तो वो क्या है? वो भी रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, ओमिशन। वही कह रहा है कोई भी पनिशेबल बाय लॉ काम है वो ऑफेंस है। ऑफिशियल गजट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट या स्टेट गवर्नमेंट का गजट, वो ऑफिशियल गजट है।
पर्सन जो कंपनी एक्ट, वो इनकम टैक्स एक्ट में तो सेक्शन 2 क्लोज 31 में पर्सन 7 तरह के बताए हैं, तो वही मीनिंग लिया जाए जो अपने एक्ट में। इनकम टैक्स का एक्ट कभी भी पर्सन बोलेगा तो उसका मीनिंग ये लेना है। लेकिन अगर किसी एक्ट में पर्सन का मीनिंग नहीं, तो पर्सन का मीनिंग किससे लिया जाए? ये कह रहा है 3 क्लोज 42, उसका मीनिंग बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी से लेना है जो पर्सन वर्ड का मीनिंग है। हाँ, अपना इनकम टैक्स ने मीनिंग दिया तो वही लो, और एक्ट में मीनिंग नहीं है, अपना डेफिनेशन नहीं है, तो पर्सन का मीनिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी से लिया जाए, इंडिविजुअल से नहीं। ओके, इनकम टैक्स एक्ट अपने मीनिंग में एचयूएफ भी लेता है, इंडिविजुअल भी लेता है। रजिस्टर्ड का मतलब, रजिस्टर्ड 3 क्लोज 49, रजिस्टर्ड यूज विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड किसी डॉक्यूमेंट के लिए है। शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे कंपनी, जैसे पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवानी है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, रजिस्टर्ड करवाओगे तो बड़े राइट मिल जाते हैं फर्म को केस करने के और इस तरह। तो वो कह रहा है कि अगर रजिस्टर्ड करवाना है, रजिस्टर्ड का मीनिंग एक डॉक्यूमेंट से है जो किसी लॉ बीइंग फोर्स इन इंडिया उसके अंडर रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुआ है, दैट इज रजिस्टर्ड। रेगुलेशन का मतलब एक्ट से ही है, जो भी एक्ट बनाए, चाहे वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो वही बात गवर्नर जनरल ने बनाए, वो सारे के सारे रेगुलेशन एक्ट वे एक ही बात है। रूल क्यों बनते हैं बताया था, किसी भी एक्ट पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए, किसी सेक्शन के और एक्सरसाइज पार, उस सेक्शन की पार यूज करने के लिए उससे रिलेटेड रूल बनाए जाते हैं। जैसे कंपनी एक्ट 2013, लेकिन कंपनी रूल 2014। कंपनी में सेक्शन है 464 जो कहता है 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते किसी भी एसोसिएशन में, अदरवाइज इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी। लेकिन कंपनी रूल 2014 में कहा गया कि मेंबर 50 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो उस सेक्शन पे क्लैरिफिकेशन है रूल में, तो रूल की पढ़ी जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मान लो एक्ट में 100 है, आपने रूल में आज की कंडीशन के हिसाब से 50 कर दिए, बढ़ाने हो तो कभी 70-80 करना है तो पार्लियामेंट से चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, जो मुश्किल है। 100 तक आपको करना हो करते रहना, ठीक है, रूल बदल के। नहीं तो फिर 100 से ज़्यादा करने तो पार्लियामेंट से ही पास होगा, जो लंबा प्रोसेस है, प्रेसिडेंट के साइन और वो सब कुछ दोनों हाउस में अप्रूव होगा। तो इसलिए रूल बना दिया जाता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, उसे क्या चेंज करना आसान रहता है। तो रूल किसी भी एक्ट के इन्फोर्सिबिलिटी में काम आता है, उसकी पावर को एक्सरसाइज करने में काम आता है। शेड्यूल का मतलब वही है जो एक्ट में वर्ड यूज हुआ है, जैसे कंपनी में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उसमें क्या कवर होगा वो एक्ट में मेंशन होता है। जनरल क्लोजेज एक्ट नहीं बता रहा, उस रिस्पेक्टिव एक्ट में जो उसका वर्ड्स का मीनिंग है, इस शेड्यूल में ये कवर होगा, इसमें ये वही है। सेक्शन का मीनिंग भी हर रिस्पेक्टिव एक्ट और रेगुलेशन में जो यूज है सब सेक्शन वही है, यानी ये कुछ नहीं बता रहा। स्वेयर का मतलब जैसे कसम खाते हैं, आई स्वेयर, जैसे आप कहते हैं ना जनरल, मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर, ऐसे, या आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान की कसम, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। तो स्वेयर वो कसम खाना, जैसे हिंदी में बात करते हैं, मैं कसम खाता हूं मैं कसम से, वैसे ये स्वेयर हो गया। तो स्वेयर एक ग्रामेटिक वेरिएशन या कोग्नेट एक्सप्रेशन है। इसका मतलब भी क्या है? अफर्म करना, अफर्मेशन, डेक्लरेशन पर्सन ऑफ लॉ के आगे किसी भी तरह की एक डेक्लरेशन है, जैसे एफिडेविट में देते हैं, वही स्वेयर है। राइटिंग का मतलब प्रिंटेड हो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ये सब कुछ क्या है राइटिंग में कवर है। फोटो विजिबल है, जो फोटोग्राफ्स हैं, डिजाइन फोटो हैं, ठीक है, या पेपर पे लिखा हुआ है या कोई प्रिंटेड मटेरियल है, दैट इज राइटिंग, जो देखा जा सके, विजिबल है, ठीक है, ओरल नहीं हो, विजिबल हो, चाहे वो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे लेटर लिखे गए हैं, चाहे वो प्रिंट किए गए हैं, वो सब कुछ क्या है राइटिंग में कवर है। ईयर का मीनिंग कैलेंडर से, ईयर लो ब्रिटिश कैलेंडर वाला जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो वो अप्रैल टू मार्च। सेक्शन 4 मैंने बता दिया था कि कुछ डेफिनेशन 1868 या 1887 वाले क्लोजेज एक्ट की भी यूज हो रही हैं 1897 में, लेकिन वो डेफिनेशन तब यूज हो रही है उन एक्ट के ऊपर जो 1868 के बाद लेकिन 11 मार्च 1897 के बीच में बने, उन पे वो डेफिनेशन आज भी काम आ रही हैं। 68 की कुछ डेफिनेशन या 1887 की, सारी नहीं कुछ, बाकी 97 के बाद जो एक्ट बन रहे हैं 1897 के बाद, तो उस पर तो क्लोजेज एक्ट 1897 लग ही रहा है। और जो 1868 से पहले एक्ट बने उन पे कोई क्लोजेज एक्ट नहीं लगता, ये जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 भी नहीं लगता। जैसे मैंने इंडियन पेनल कोड 1860 में बना वो बताया था, उस पर उसका कोई मीनिंग जनरल क्लोजेज एक्ट से आप नहीं देख सकते। तो ये थे सेक्शन 30 तक के।
ठीक है, डेफिनेशन का सेक्शन 3 था, उसके क्लोज थे, ये सारा आपको रिवाइज करना है। एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लेना, पॉज करके आप पहले लिख लो कोई भी एग्जाम्पल साथ साथ, तो ठीक रहेगा। तो लास्ट में एक समरी बना रखी है कि 1897 में एक्ट आया, डेफिनेशन सभी लॉ की के अंदर जो वर्ड है उनकी डेफिनेशन देता है, अगर उन एक्ट्स में मिसिंग है तो कोई डेफिनेशन नहीं, या डिफाइन 2-3 जगह किया, कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो उसका मीनिंग जनरल क्लॉजेज एक्ट से ले लो। कहता है हर एक्ट का प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल क्या बताता है? स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस उस एक्ट का, ठीक है। मेन सोर्स है अंडरस्टैंडिंग का, लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी। जैसे आपने बताया कंपनी एक्ट 13 के प्रीएम्बल में कि इसमें अमेंडमेंट कवर है, तो इसको बनाने का मेन पर्पस बड़े स्केल पे अमेंडमेंट है कंपनी से रिलेटेड। तो प्रीएम्बल पढ़ के कई बार लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी, क्यों रिवाइव किया, प्रीएम्बल पढ़ते ही समझ आ जाता है। नेगोशिएबल के प्रीएम्बल में लिखा कि इट विल कवर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक्स, तो उसमें इंटेंशन पता लगा कि इनकी इंटेंशन इन चीज़ों पे रूल बनाने की है। इनमें इंटेंशन हुंडी और उसके रूल कवर करने की दी ही नहीं हुई। हालांकि पढ़ लेते हैं आप, लेकिन उसकी इंटेंशन मेन इनके रूल कवर करने की है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ऐसे। तो प्रीएम्बल एक मेन पैरा होता है जो उसका पर्पस बता देता है, एक्ट क्यों बनाया, लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च है। फोर्थ नोट है where legislature has not specifically mentioned to come into force, कब इनफोर्स होगा, कब कमेंस होगा, तो प्रेसिडेंट के साइन की डेट से मान लो, या पुराना एक्ट है गवर्नर जनरल के साइन की डेट से मान लो। अगर उसमें लिखा है कब से कमेंस होगा नोटिफिकेशन में, तो बस उस डेट से कमेंस होगा। कोई एक्ट रिपील हो गया है तो सेक्शन 6 कहता है कि वो रिपील नहीं माना जाएगा, कुछ प्रोसीडिंग चल रही है उनके लिए, कोई एक्शन है, कोई जेल होगी किसी को रिवॉर्ड मिला, तो वो कैंसिल नहीं होगा, वो एग्जिस्ट माना जाएगा। अब कह रहा है कि कोई प्रोसीडिंग है, कोई काम है जो कोर्ट में किसी दिन होना है, उस दिन मान लो क्लोज डे है, हॉलीडे है, तो अगले दिन वर्किंग डे, अगले दिन भी क्लोज है तो और अगले दिन वर्किंग डे जो आएगा उसको वो प्रोसीडिंग होएगी, ये माना जाएगा। लास्ट डेट वो है, ना कि ये कि भाई 30 सितंबर को कोई प्रोसीडिंग हियरिंग थी कोर्ट में, 30 सितंबर की छुट्टी होगी, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर की भी होगी तो 3 अक्टूबर मान लो, इस तरह से। कहता है किसी भी लॉ में मस्कुलाइन जेंडर जो है वो फीमेल के लिए भी यूज है, मतलब वही ही इंक्लूड शी, और सिंगुलर प्लूरल वाइस वर्सा भी यूज होते हैं, वो बता दिया। पावर एक्स ऑफिशियो बताया था, इस पोस्ट की वजह से आपको किसी और पोस्ट पे चार्ज दे दिया गया है, वो एक्स ऑफिशियो, ठीक। रेड क्रॉस का प्रेसिडेंट डीसी की पोस्ट की वजह से बनता है, डीसी बदल गया तो रेड क्रॉस का प्रेसिडेंट बदल गया, समझो। ये एक्स ऑफिशियो है, किसी वो टेस्ट लेके किसी वोटिंग के थ्रू नहीं अपॉइंट होता, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पावर होती है एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करने की, ओके। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड, जो अपॉइंट करने की पावर रखता है वो सस्पेंड करने की भी रखता है, जो लॉ इशू करने की पावर रखता है वो ऐड, एडिट, ऑर्डर एडिट करने की भी पावर रखता है, ठीक है, ये है। और कह रहा है जो लॉ चीफ पे, सुपीरियर पे लगते हैं वो सबऑर्डिनेट पे भी लगेंगे। चीफ के लिए रूल है कि उसे क्या है, इतने से इतने बजे ड्यूटी देनी, 8 से 6, तो सबऑर्डिनेट को भी 8 से 6 ड्यूटी देनी है, उसके लिए अलग से लॉ नहीं है, उसके लिए सीनियर वाला ही है, ठीक है, ये है। और डॉक्यूमेंट सर्व बाय पोस्ट लिखा है तो उस पर एड्रेस हो, उस पर प्री पेमेंट हो, रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दो तो समझो वो सर्व बाय पोस्ट मान लिया जाएगा रूटीन कोर्स में। एडी वाली लिखी है तो है, नहीं तो एडी बाय लो जरूरी नहीं है, एक्नॉलेजमेंट, क्लियर। ये रिवाइज कुछ प्रोविजन थे। कुछ क्वेश्चन देखना, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इंटेंड टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन, यस। एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट, यस, सेंट्रल एक्ट के लिए बनाई है, चाहे वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट हो 26 जनवरी 50 के बाद, या फिर वो गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल इन काउंसिल हो उसके बनाए हुए हों, या चीफ कमिश्नर के, या डोमिनियन लेजिस्लेचर हो 15 अगस्त 47 से पहले, वो सब सेंट्रल एक्ट हैं। तो कहता है एप्लीकेबल वेयर देयर इज नो डेफिनेशन अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि कोई अलग बात लॉ में ना लिखी हो तो वो डेफिनेशन कहाँ से ले लो, जनरल क्लॉजेज एक्ट वाली यूज कर लो। ऑल ऑफ अबव, यस, ऑल ऑफ अबव, यही तो पर्पस है इसके सारे। यूनिफॉर्मिटी बनाना, डिफाइन करना, मीनिंग नहीं दे रखा वर्ड का तो क्लॉजेज एक्ट वाला ले लो, सेंट्रल एक्ट पे लगता है। कब एक्ट बना ये? जनरल क्लॉजेज एक्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट, केम इनटू फोर्स 1897 में आया, करीब 125 साल हो गए हैं।
उसके बाद नहीं आया, 11 मार्च 1897। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी पैरा होता है ना जो लॉ का, क्यों लॉ आया, पर्पस, जस्टिफिकेशन, स्कोप क्या है, कहते हैं इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी लेजिस्लेशन, कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्या बताता है ये, कहता है इट प्रोवाइड डेफिनेशन, प्रीएम्बल पैराग्राफ थोड़ी डेफिनेशन देता है, वो तो लॉ के अंदर लिखते हैं। इट एक्सप्रेस स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस, यस स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस देता है। ओके, फोर्थ, ये कह रहा है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, फोर्थ में पेज नंबर 492, एवरी स्टूडेंट में कम ऑन द वीकेंड फॉर एक्स्ट्रा क्लास एंड एवरी स्टूडेंट शैल अपीयर ऑन वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट के लिए शैल अपीयर है, तो इससे लगता है कि वीकली टेस्ट देना मैंडेटरी है, देना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मे है, तो मतलब ज्वाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी, तो वो मे का मतलब वांट टू ज्वाइन और नॉट आप पे डिपेंड है, लेकिन टेस्ट आपको देना चाहिए मैंडेटरी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड इमूवेबल नहीं है, बिल्डिंग नहीं, वो इमूवेबल है, लैंड इमूवेबल है, मशीन जो लैंड से परमानेंट अटैच है वो भी इमूवेबल है, लेकिन टिम्बर कटा हुआ पेड़ इमूवेबल नहीं है, वो मूवेबल माना जाता है। नेक्स्ट, सब्जेक्टिव, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, तो सेक्शन 3 क्लोज 21 में क्लियर है, फाइनेंशियल ईयर ब्रिटिश कैलेंडर की हेल्प से 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर होगा, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च के किसी भी लॉ में फाइनेंशियल ईयर वर्ड है और उसका मीनिंग डिफाइन नहीं, तो उसका मीनिंग क्लोजेज एक्ट से लो जो कह रहा है अप्रैल टू मार्च ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो बता रहा है। क्लियर, ओनली ईयर की बात करें तो ओनली ईयर है, फाइनेंशियल नहीं, ओनली ईयर, तो 3 क्लोज 66 कहता है जनवरी टू दिसंबर ब्रिटिश कैलेंडर वाला ईयर माना जाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च होगा। क्लियर, ओनली ईयर वर्ड है तो ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर दिया जा सकता है। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो सेक्शन 3 क्लोज 26 बता रहा था लैंड, बेनिफिट अराइज फ्रॉम लैंड, जैसे पेड़ उग गया, या एनीथिंग परमानेंटली अटैच फास्टन टू द लैंड, जैसे बिल्डिंग बना दी उसके ऊपर, या फिर कोई जमीन में फिट कर दी मशीन, वो इमूवेबल है, पेड़ लगा है इमूवेबल है, लेकिन टिम्बर इमूवेबल नहीं बल्कि मूवेबल है। ओके, क्योंकि वो काटा गया है। नेक्स्ट, थर्ड, एज द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 13, होल टाइम जो केएमपी है, होल टाइम डायरेक्टर है, वो किसी और कंपनी में ऑफिस नहीं ले सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता, जॉब नहीं कर सकता, एक्सेप्ट सब्सिडरी कंपनी एट द सेम टाइम, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें बन सकता है डायरेक्टर ऑफिसर, किसी और में नहीं। तो यहाँ सब्सिडरी वर्ड है, सब्सिडरीज वर्ड नहीं है, तो सिंगुलर मीन्स प्लूरल बताया था 2033 के अंदर है, कंपनी 2013 में ही रूल है सेक्शन 203 कंपनी एक्ट में कि कोई एक फुल टाइम यानी होल टाइम डायरेक्टर है तो किसी और जगह जॉब नहीं कर सकता, लेकिन इसी कंपनी जिसमें होल टाइम डायरेक्टर है उसकी सब्सिडी में कर सकता है। तो जनरल क्लोजेज एक्ट का सेक्शन 13 कहता है कि सिंगुलर मीन्स प्लूरल, सेक्शन 13 कहता है, तो आप इसका मीनिंग सब्सिडरी एक से नहीं सब्सिडरी से लो, इस कंपनी की 4 सब्सिडरी हैं तो चारों में वो जॉब कर सकता है, सिंगुलर मीन्स प्लूरल। जेंडर वाला भी रूल था, ही इंक्लूड शी, उसी के नीचे सिंगुलर मीन्स प्लूरल, सेक्शन 13 था क्लोजेज एक्ट का। नेक्स्ट, कहता है एक नोटिस देना है, स्टैट्यूटरी रूल है कि सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इसमें एक्नॉलेजमेंट ड्यू वर्ड है, अगर एक्नॉलेजमेंट वर्ड ड्यू है, भीमसेन मखीजा का केस अभी लिखा था यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का, भीमसेन मखीजा का, तो उसमें क्लियर कहा गया कि इसमें ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट वर्ड नहीं है, उसमें था एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ, तो जब तक वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू साथ में नहीं लगती तो समझो ये नोटिस वैलिड नहीं है, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी लेनी होगी साइन करवा के तभी वैलिड होगा, क्योंकि इसमें लिखा था एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है, खाली रजिस्टर्ड पोस्ट से काम नहीं चलेगा। ओके, फिर कुछ एमसीक्यू है 494 पे, सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट डिफाइन वर्ड एंड एक्सप्रेशन, तो ये सारा सेक्शन 3 बताता है सारी डेफिनेशन वगैरह क्लोजेज एक्ट का। ओके, कहता है सेकंड क्वेश्चन, कोई एक्ट है पार्लियामेंट का वो क्लियर स्पेसिफाई नहीं करता किस डेट से कमेंस होगा, तो आप इसकी कमेंसमेंट की डेट प्रेसिडेंट के साइन या गवर्नर जनरल के साइन के साथ मान लें, तो ये ऑप्शन सही है, प्रेसिडेंट की एसेंट साइन। थर्ड, in central act or regulation made after the commencement of this act, क्लोजेज एक्ट 1897 के बाद आया, it shall be sufficient for the purpose of dash the first in series of days, सीरीज है ये,
series of day or any other period of time to use the word from and for the purpose of dash to the last in the series day of any period of time। ये from और to की बात कर रहा है। to use the word to वाला डे इंक्लूड करना है और फ्रॉम वाला डे एक्सक्लूड करना है। तो ये टू वाला जो वर्ड है ये इंक्लूड बाद में और स्टार्टिंग में फ्रॉम वाला है जो वो अपने को क्या करना है, एक्सक्लूड। फ्रॉम 1 जनवरी 2 लिखा है तो 1 जनवरी मत गिनो, 2 लिखा है 28 जनवरी तो 28 गिनो डेज गिनते वक्त। ओके नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फोर्थ, वेयर बाय सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट क्लोजेस एक्ट or proceeding is directed or allowed to be done to be taken in any court or office on certain day within prescribed period, then if the court or office is closed, छुट्टी का दिन है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज मान लिया जाएगा। जब वो कोर्ट ओपन होगा तभी वो वैलिड मान लिया जाएगा, लास्ट डेट वो मान ली जाएगी, वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे छुट्टी हो तो। ओके, कहता है मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का। किसी एक्ट में मेजरमेंट लिखा है इतने किलोमीटर, तो वो मेजरमेंट जो होगा वो नहीं लिखा कैसे करना है। जैसे इनकम टैक्स ने तो लिखा है एरियली मेजर करो एग्रीकल्चर के लिए 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। नहीं लिखा तो आपको स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, भी प्लेन एरिया है जैसे कोई पहाड़ या कुछ नहीं है, हॉरिजेंटल प्लेन एरिया पे स्ट्रेट लाइन में मेजर करो, स्ट्रेट लाइन में। ओके, घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल सीधा। Where 6, where enactment now in force or hereafter to be force any duty of custom excise, तो कहता है in nature is leviable on any quantity, weight, measure, value of goods or merchandise, then duty is leviable according to same rate on any। देखो क्वांटिटी आपको मैंने बताया था कि अगर कस्टम में लिखा है 1000 रुपये ड्यूटी लगेगी 100 kg की, तो आपकी क्वांटिटी मान लो 60 kg है तो आपको क्या देना पड़ेगा, प्रपोर्शनेट। 100 kg का 60 है तो 600 रुपये, ऐसी ज़्यादा 170 kg है तो 1700 रुपये, यानी कि क्वांटिटी ग्रेटर है या लेसर है, प्रपोर्शनेट हो जाएगा। कोई ड्यूटी लगानी है किसी एक्ट में तो बता रहे ग्रेटर क्वांटिटी हो या लेसर हो सेम रेट लगेगा, प्रपोर्शनेट, प्रो रेटा। सी ऑप्शन सही है। 7th, स्टेटमेंट 1, इन ऑल द सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन एनी वर्ड विच डिनोट द मस्कुलाइन जेंडर यानी ही मेल shall be taken to include female, he means she and vice versa गलत है, ये vice versa गलत है। she include he नहीं है, he include she है बस, क्योंकि ज्यादातर एक्ट में वर्ड ही है। vice versa गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, इन ऑल द सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन वर्ड इन सिंगुलर shall include the plural, सिंगुलर मीन्स प्लूरल, सब्सिडी मीन्स सब्सिडरीज, ऐसे, बट नॉट vice versa गलत कह रहा है, यहाँ vice versa है। प्लूरल मीन्स सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स प्लूरल, यहाँ वाइस वर्सा है, तो यहाँ कह रहा नहीं है वाइस वर्सा, गलत कह रहा है, यहाँ वाइस वर्सा है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहले में वाइस वर्सा लिख के गलत कर दिया, शी इंक्लूड ही नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है, ही इंक्लूड शी है ओनली बस। और सिंगुलर मीन्स प्लूरल, प्लूरल मीन्स सिंगुलर, ये दोनों है, वाइस वर्सा है, ये गलत कह रहा नहीं है, गलत कह रहा है। 8th, where the power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred, then such appointment may be made by name or virtue of office। हाँ भाई, जैसे मान लो आपने कह दिया कि इस पोस्ट पे जो है SHO ऑफ द सिटी काम करेगा, उसका नाम भी हो सकता है या फिर पोस्ट SHO सिटी को चार्ज दे दिया तो SHO जो भी होगा उसे चार्ज मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि नाम के साथ। ऐसे तो चेक भी अलाउड है, प्रिंसिपल इंडियन कॉलेज ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल कोई भी हो, चेक कैश हो जाएगा। आप चेक काटते हो द सेक्रेटरी ICI, ड्राफ्ट देते हो द सेक्रेटरी ICI, तो सेक्रेटरी बदल गया तो भी क्या, वो पोस्ट है तो वो कैश हो जाएगा, वो ICI कैश करवा लेगा। तो नेम से या वर्च्यू ऑफ ऑफिस आप अपॉइंट कर सकते हो, और सी ऑप्शन। ये कह रहा है कोई भी सेंट्रल एक्ट पावर दे रहा है नोटिफिकेशन इशू करने की, ऑर्डर देने की, रूल बनाने की, बायलो बनाने की, तो एक्सप्रेशन यूज इन नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बायलो शेल अनलेस देयर इज एनी रिपग्नेंट, कुछ कंफ्लिक्ट नहीं है तो इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट हैज द सेम रिस्पेक्टिव मीनिंग। बताया था, ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 20 में, भाई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वर्ड है कंपनी, शेयर, डिवेंचर, तो वो मीनिंग कंपनी एक्ट वाले लेंगे। कोई नोटिफिकेशन GST का आया, CGST एक्ट का, तो उसमें जो वर्ड यूज हैं उनका मीनिंग CGST एक्ट से लेंगे। CGST एक्ट में नोटिफिकेशन आया, उसमें बिजनेस वर्ड यूज है, तो बिजनेस की डेफिनेशन CGST एक्ट में जो बड़ी सी डेफिनेशन है वो कवर करेंगे, वो कह रहा है। 10th, यानी उसी एक्ट की जो पावर है उसी को यूज करेंगे, उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे।
ठीक। वेयर द एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर एनेक्टमेंट, बताया था सेक्शन 26 में 2 एक्ट में क्राइम कर दिया, दोनों की पनिशमेंट सम अप नहीं करनी, वो मैक्सिमम एक, मतलब दोनों की जो ज्यादा वाली है वो सजा दे दो बस, दोनों क्लब नहीं करनी। एक एक्ट में एक क्राइम के लिए एक पनिशमेंट मिलेगी अंडर ईदर और एनी ऑफ दोज एनेक्टमेंट, दोनों में से किसी भी एक्ट वाली मिलेगी, जो ज्यादा वो दे दो, ट्वाइस नहीं हो सकती। ये चीज था। ये 11 में कह रहा है कोई भी एक्ट है, कमेंसमेंट इस एक्ट के बाद हुआ है, उसमें लिखा है सर्व्ड बाय पोस्ट, तो जब तक कि डिफरेंट कोई बात ना लिखी हो, इंटेंशन ना हो, एडी या कुछ ऐसे, द सर्विस शैल बी डीम्ड, कब इफेक्ट मान ली जाएगी, जब लेटर आपने डिलीवर कर दिया पोस्ट ऑफिस में, बस पैसे पे कर दिया, एड्रेस लिखा है, लेटर डिलीवर कर दिया पोस्ट ऑफिस में, समझो आपने नोटिस सर्व कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। ठीक है। 12 ऑर्डर ऑफ द जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 इज, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है 12 में क्या पर्पज है इसका क्लोजेज एक्ट का, तो कहता है किसी दूसरे एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्ट करना, जब 2-3 जगह डेफिनेशन या कोई मीनिंग क्लियर हो, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो, तो जनरल क्लोजेज एक्ट वाला मीनिंग यूज करना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी बनाना, सारों की जगह एक ही वर्ड का मीनिंग बार बार सेम लिया जाए, यूनिफॉर्मिटी बने। ऑल ऑफ दीज, यस ये पर्पज हैं ऑल ऑफ दीज, तो आप इसे पढ़ लें। जनरल क्लोजेज एक्ट कंक्लूड हो गया है, खत्म हो गया है। थैंक यू।